Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Animal Form and Function 1, BS Zoology 4th, and I am your course instructor Sari Shumar. Today's lecture is lecture number 3 and the topic is the skin of reptiles. ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वर्टिब्रेट्स का इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो डिस्कस भी किया था। हमने फिशेस के इंटेगुमेंट्री सिस्टम को देखा था और एम्फीबियन के इंटेगुमेंट्री सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हमने जो है वो रेप्टाइल्स की तरफ मूव करना है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, बेसिकली हमने इन तीनों की जो है वो स्किन को देखना है डिटेल में। सबसे पहले हम रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं। स्किन ऑफ रेप्टाइल्स, एज यू ऑलरेडी नो दैट द रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो फिशेस होती हैं वो कम्प्लीटली एक्वेटिक हैं। उसके बाद एम्फीबियंस जो हैं वो ट्रांजिशनल स्टेज हैं बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जबकि जो रेप्टाइल्स हैं वो कम्प्लीटली हमारे पास टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस हमें शो करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी स्किन जो है वो कम्प्लीटली अडॉप्टेड है अकॉर्डिंग टू द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। देयर आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, इनकी एपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, और इसके अंदर थिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं मॉडिफाइड इनटू केराटिनाइज्ड स्केल्स, क्यूट्स, बीक्स, क्लॉज, फ्लॉक्स एंड स्पाइनी क्रेस्ट। अब ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं कि ये थिक केराटिनाइज्ड लेयर है। ठीक है, थिक केराटिनाइज्ड लेयर। केराटिन आपको पता है प्रोटीन है। जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन की एकुमुलेशन हो जाती है, डेपोजिशन हो जाती है केराटिन की, तो आहिस्ता आहिस्ता से वो लेयर डेड होना शुरू हो जाती है, उसके सेल्स जो हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड केराटिनाइजेशन। तो बेसिकली जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो केराटिनाइज्ड लेयर है, जिसके अंदर जो है वो ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो केराटिन स्केल ज़रूर पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे सैलमेंडर्स वगैरह में है हमारे पास, डिफरेंट जो है वो एलिगेटर्स में आप देखते हैं कि स्केल्स मौजूद होते हैं। जैसे आप लोग स्नेक्स में देखते हैं स्केल्स पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, स्केल्स हैं, स्क्यूट्स पाए जा रहे हैं। स्क्यूट्स क्या होते हैं? स्क्यूट्स को हम कहते हैं थिक स्केल्स इन स्नेक्स एंड टर्टल्स। टर्टल्स की स्किन के ऊपर आप देखते हैं कि टर्टल का जो आपको शेल नज़र आता है, उसकी शेल के ऊपर इस तरह के आपको स्केल लाइक स्ट्रक्चर बने नज़र आते हैं, दैट आर कॉल्ड स्क्यूट्स। इसी तरह से स्क्यूट्स को हम स्नेक्स के अंदर भी देखते हैं। इसके अलावा बीक्स, आपको टर्टल्स के अंदर बीक्स नज़र आती हैं, क्लॉज नज़र आते हैं, प्लॉक्स नज़र आते हैं। ठीक है, प्लॉक्स भी इसी तरह का जो है वो स्किन का एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा स्पाइनी क्रेस्ट, ठीक है, स्पाइनी क्रेस्ट वगैरह भी इनके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा रेटल स्नेक, आप लोगों ने नाम सुना होगा रेटल स्नेक। रेटल स्नेक एक ऐसा स्नेक है जिसकी जो पोस्टीरियर टेल होती है उसके ऊपर, जैसे सपोज़ अगर ये स्नेक है तो ये स्नेक की पूरी जो होल बॉडी है, उसकी बॉडी के एंड पर इस तरह से जो है वो एक आप कह सकते हैं बोनी सा स्ट्रक्चर बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेटल। ठीक है, ये रेटल, ये जो स्ट्रक्चर है जब ये बीट करता है, जब ये मूव करता है तो एक आवाज़, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। उस साउंड की वजह से हम इसको स्नेक और रेटल स्नेक का नाम देते हैं। ठीक है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्नेक की टेल के ऊपर पाया जाता है। वो भी कहाँ से बना होता है? वो भी बेसिकली स्ट्रेटम कॉर्नियम की ही मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन की बात करें कि बेसिकली ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम थिक केराटिनाइज्ड लेयर है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो बेसिकली ये एब्रेशन को रेजिस्ट करती है। एब्रेशन मतलब खुरदरेपन को जो है वो रेजिस्ट करती है, इनहिबिट्स डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से बचाती है, और प्रोटेक्ट करती है एनिमल को एज अ सूट ऑफ आर्मर। ठीक है, सूट ऑफ आर्मर मतलब जैसे ज़िरा होती है, एक लोहे का लिबास होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये जो है वो एनिमल को, ये जो थिक केराटिनाइज्ड लेयर है उसको आउटर डेंजर से बचाती है, किसी भी तरह की इंजरी से बचा रही होती है, किसी भी तरह के प्रीडेटर से जो है वो उसको महफूज रखती है ड्यूरिंग मोल्टिंग। अब दूसरा इसका जो है वो थोड़ा सा हमें जो है वो इसका डिसएडवांटेज भी नज़र आता है कि जब तक ये जो है वो स्किन आप कह सकते हैं स्किन जो है वो रेप्टाइल्स के ऊपर मौजूद है, रेप्टाइल्स ग्रो नहीं कर सकते, तो रेप्टाइल्स इसको टाइम टू टाइम शेड करते हैं। ड्यूरिंग मोल्टिंग द ओल्ड आउटर लेयर सेपरेट्स फ्रॉम द न्यूली फॉर्म्ड एपिडर्मिस। डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स एड्स दिस सेपरेशन। ठीक है, कि टाइम टू टाइम जो है वो रेप्टाइल्स ने ग्रो करना होता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्किन को जो है वो शेड कर देते हैं। शेडिंग और मोल्टिंग टेक्स प्लेस इन द स्किन ऑफ मैनी रेप्टाइल्स, जैसे कि स्नेक्स के अंदर और लिजर्ड के अंदर ये फिनोमेना होता है। द ओल्ड आउटर लेयर जो है वो सेपरेट हो जाती है और न्यू जो है एपिडर्मिस बनना स्टार्ट हो जाती है। ये होता कैसे है कि बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो कि इन लेयर के दरमियान डिफ्यूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड और जो न्यू लेयर्स हैं वो आपस में सेपरेट हो जाती हैं।
ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग शेडिंग लिजर्ड में देखते हैं कि लिजर्ड अपनी टेल को शेड कर देती है, ठीक है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑटोटोमी, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोटोमी, शेडिंग ऑफ टेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये रेप्टाइल्स की स्किन है। आप लोगों ने जो है अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली देखें तो ये आपको आउटर मोस्ट लेयर नज़र आ रही है, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, दैट मीन्स स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, मतलब ये ग्रेनुलर लेयर है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये स्मूथ लेयर है, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। केराटिनाइज्ड, थिक केराटिनाइज्ड लेयर है। उसके बाद स्ट्रेटम जर्मेंटिवम है, ठीक है। ये सारी की सारी मिलकर हमारे पास जो है वो एपिडर्मिस बनाती है। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, ठीक है, जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पिगमेंट लेयर्स हैं, पिगमेंट जिसकी वजह से रेप्टाइल्स की स्किन को कलर मिलता है, डिफरेंट कलर्स आते हैं उनके, ठीक है। डेंस फाइबर्स हैं, ब्लड वेजल्स, लूज फाइबर्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी स्किन के जो है वो कंपोनेंट हैं, हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो डर्मिस है इसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। इसकी डर्मिस के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। जैसे आप लोग स्नेक्स में देखते हैं कि स्नेक का जो माउथ है उसके अंदर ग्लैंड मौजूद होता है, जिसे हम बोलते हैं विनोम ग्लैंड। स्नेक के माउथ में ग्लैंड मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड विनोम ग्लैंड या विनोमस ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या काम करता है? ये डिफरेंट तरह का जो है वो विनोम रिलीज़ करता है, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से प्रे को ये पैरालाइज कर सकता है, प्रे को जो है वो ये मार सकता है, किल कर सकता है। अब वो जो टॉक्सिक जो रिलीज़ करता है ये वो न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकता है, वो हीमोटॉक्सिक भी हो सकता है, ठीक है। ये जो विनोम रिलीज़ करता है स्नेक, ये हीमोटॉक्सिक भी हो सकता है और न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक का? न्यूरोटॉक्सिक मतलब ऐसा जहर जो कि हमारे ब्रेन के सेल को डैमेज करेगा, ठीक है। और हीमोटॉक्सिक ऐसा जहर है जो ब्लड में फैल जाएगा और पूरे जो है बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप स्पेशली जो है वो ब्रेन को डैमेज करता है और ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये स्नेक का जो है वो आप कह सकते हैं विनोम है, जहर है, जो कि उसके डर्मिस के अंदर मौजूद होता है। और उसके माउथ के अंदर जो है वो विनोम ग्लैंड पाया जाता है, टीथ के ज़रिए से ये उस विनोम को रिलीज़ करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास स्किन ऑफ बर्ड्स हैं, ठीक है। बर्ड्स की बात करें तो आप देखते हैं बर्ड्स के अंदर बहुत सारे रेप्टिलियन फीचर्स पाए जाते हैं। एज़ यू ऑलरेडी नो कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुए हैं। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें या वर्टिब्रेट्स के, तो सबसे पहले फिशेस आई हैं, देन हमारे पास एम्फीबियन हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं। और रेप्टाइल से दो तरह की क्लासेस एवॉल्व हुई हैं। बर्ड्स भी रेप्टाइल से एवॉल्व हुए हैं और इसके अलावा जो मैमल्स हैं वो भी वो भी रेप्टाइल से ही एवॉल्व हुए हैं, ठीक है। आर्चियोपेटेरिक्स आपको पता है कि एंशियंट बर्ड था, जिससे जो है ये रेप्टाइल्स से ये जो है वो बर्ड्स एवॉल्व हुए हैं। इसके अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहला आपको फ़ीचर बताया गया है कि एपिडर्मल ग्लैंड जो है वो उसके अंदर यूरोपीजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड पाया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर एपिडर्मल ग्लैंड इनके अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन एक इनके अंदर बर्ड्स के अंदर जो है एपिडर्मल ग्लैंड मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूरोपीजियल या फिर प्रीन ग्लैंड। अच्छा, ये यूरोपीजियल और प्रीन ग्लैंड का काम क्या है? बेसिकली आप कहते हैं कि ये जो यूरोपीजियल और प्रीन ग्लैंड है ये ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल पाया जाता है। इस ग्लैंड के अंदर ऑयल की सिक्रीशन होती है। ये ग्लैंड क्या काम करता है? ऑयल को सिक्रीट करता है। तो बर्ड क्या करता है? उस ऑयल को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्पेशली अपने फेदर्स के अंदर, अपने विंग्स के अंदर जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है बाय प्रीनिंग के ज़रिए से, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड्स काफ़ी दफ़ा बैठे होते हैं तो अपनी जो है वो बीक को अपने परों के अंदर जो है वो मार रहे होते हैं, फेदर्स के अंदर जो है वो उसको फेर रहे होते हैं बीक को। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रीनिंग, ठीक है। उसमें क्या कर रहे होते हैं कि बीक्स के ज़रिए से वो अपनी फेदर्स को आप कह सकते हैं क्लीन भी कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो है वो ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो यूरोपीजियल और प्रीन ग्लैंड है ये अबव द टेल पाया जाता है, मतलब टेल की साइड पर लोकेट होता है। वहाँ से जो ऑयल की सिक्रीशन हो रही होती है ये अपनी बीक के ज़रिए उस ऑयल को पूरे फेदर्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक हो गया। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रीनिंग एंड द यूरोपीजियल ग्लैंड से ये जो है वो काम हो रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम इसके करैक्टर की बात करें तो बेसिकली एपिडर्मिस इसकी थिन जो होती है, एपिडर्मिस इज़ यूजुअली थिन एंड ओनली 2 और 3 सेल लेयर थिक, ठीक है। 2 और 3 सेल लेयर थिक है, इसीलिए हम इन्हें थिन स्किन्ड एनिमल भी बोलते हैं, थिन स्किन्ड एनिमल, या फिर सिंपल से इन्हें थिन स्किन बर्ड भी बोल सकते हैं। द आउटर केराटिनाइज लेयर इज़ ऑफन क्वाइट सॉफ्ट, कि इनकी जो आउटर केराटिनाइज जिसे हमने स्ट्रेटम कॉर्नियम बोला था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी लेयर होती है और इसलिए हम इन्हें थिन स्किन्ड एनिमल कहते हैं, ठीक है। आउटर लेयर
आउटर लेयर इज़ केराटिनाइज्ड, इट इज़ ऑफन क्वाइट सॉफ्ट। उसके बाद एपिडर्मिस के अंदर जो है वो फैदर्स मौजूद होते हैं, ड्राइव फ्रॉम द स्केल्स ऑफ रेप्टिलियन एंसेस्टर। आपको देखते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स थे, तो बेसिकली उन्हीं स्केल से जो है वो फैदर्स एवॉल्व हुए हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर फैदर्स पाए जाते हैं और ये मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है इनकी एपिडर्मिस का। और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो मोस्ट कम्प्लेक्स केराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन फैदर्स के अंदर मोस्ट कम्प्लेक्स एपिडर्मल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, केराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्ट्रक्चर। उसके अलावा डर्मिस कंटेन ब्लड एंड लम्फेटिक वेजल्स। डर्मिस की बात करें तो बर्ड्स की जो डर्मिस है वो रेप्टाइल्स के जैसी ही होती है। जैसे रेप्टाइल्स की डर्मिस में हमने देखा था कि डिफरेंट ब्लड वेजल्स हैं, लम्फेटिक वेजल्स हैं, नर्व्स हैं। इसके अलावा सेंसरी बॉडीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर एपिडर्मली ड्राइव डिफरेंट बॉडीज़ पाई जाती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इनकी डर्मिस जो है वो एज सच जो है वो रेप्टाइल्स जैसी ही होती है। सेंसरी बॉडीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो यूनिक करेक्टर भी है कि इनके अंदर एयर स्पेसिस भी पाई जाती हैं। इनके एवियन का जो अच्छा ये बर्ड्स को हम एव्स भी बोलते हैं ना, तो बेसिकली जो एवियन रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसके लिए उसके बर्ड्स के अंदर जो है वो एयर सैक्स पाई जाती हैं, ठीक है, ताकि ये रेस्पायर कर सकें आसानी से। उसके अलावा ये एयर सैक्स जो हैं वो इसकी डर्मिस के अंदर ही मौजूद होती हैं, जो कि थर्मल रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व हैं, मतलब इनके टेम्परेचर को भी नॉर्मलाइज़ कर रही होती हैं। और इसके अलावा ये एयर सैक्स इनकी बॉडी को लाइट वेट बना रही होती हैं, लाइट इन वेट बनाती हैं ताकि ये आसानी से फ्लाई कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इनके अंदर जो एसोसिएटेड विद द फेदर्स इज़ कॉम्प्लिकेटेड अरे ऑफ डर्मल स्मूथ मसल फाइबर्स, मतलब इनकी जो डर्मिस है उसके अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। और ये जो स्मूथ मसल हैं बेसिकली इनकी फेदर्स के साथ अटैच होते हैं। सपोज़ अगर ये इसका फेदर है, ठीक है, यहाँ से फेदर ओरिजिनेट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं फेदर फॉलिकल। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड फेदर फॉलिकल, मतलब जहाँ से फेदर ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम फेदर फॉलिकल बोलते हैं। इस फॉलिकल के साथ साथ यहाँ पर जो है वो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, जो स्मूथ मसल इस फेदर की पोजीशन को, इस फेदर की मूवमेंट को, इस फेदर की लोकोमोशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। एसोसिएटेड विद द फेदर्स इज़ कॉम्प्लिकेटेड अरे ऑफ डर्मल स्मूथ मसल फाइबर्स दैट कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द फेदर्स, की वो पोजीशन ऑफ फेदर्स को कंट्रोल करते हैं। और आपको पता है फेदर की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ये अपनी थर्मल रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकें। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो ये अपनी स्किन, अपने जो फेदर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी से बना लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उसके अंदर एयर भर जाती है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड थर्मल रेगुलेशन, की अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको पता है ये फैदर्स की पोजीशन इनकी फ्लाइंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर फैदर्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पर नहीं हैं तो ये आसानी से फ्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके बिहेवियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जहाँ पर फैदर लोकेट होते हैं उस जगह को हम फैदर फॉलिकल कहते हैं और इसी फॉलिकल के साथ जो है वो स्मूथ मसल्स अटैच होते हैं जो कि इस फैदर की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्वेटिक बर्ड्स की बात करें कि ऐसे बर्ड्स जो कम्प्लीटली एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक बर्ड्स में आल्सो हैव फैट डेपोजिट्स, उनके अंदर फैट्स की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पर? हाइपोडर्मल लेयर के ऊपर जो है वो, जिसे हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं, हाइपोडर्मल लेयर के अंदर जो है वो एक्वेटिक बर्ड्स के अंदर फैट्स की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि आपको पता है फैट्स जो है वो हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड है, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी को एनर्जी मिलती है, बॉडी इंसुलेट हो जाती है, ठीक है, कि वो हीट कोल्ड के ख़िलाफ़ जो है आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बर्ड्स जो हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज नहीं करते, बल्कि ये कम टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखते हैं, ठीक है, मतलब ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। वार्म ब्लडेड हम उन्हें कहते हैं जो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज नहीं करते। जैसे हम मैमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर भी ये फिनोमेना है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहना है, चाहे बाहर का टेम्परेचर जितना भी हो जाए। तो इसीलिए हम ऐसे एनिमल्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं कि जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज नहीं करते बल्कि कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट एनिमल्स आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये हमारे पास जो है वो बर्ड्स के स्किन के करैक्टर्स थे। उसके बाद हम इनकी जो है वो डायग्राम देखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको नज़र आ रही है दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम।
जो कि केराटिनाइज लेयर होती है। फिर स्ट्रेटम जर्मेंटिवम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मतलब इसके अंदर ग्रैनुलोसम आपको नज़र नहीं आ रही। उसके बाद क्योंकि हमने कहा था ना कि इनके अंदर ये थिन स्किन होती हैं, थिन स्किन मतलब इनके अंदर जो लेयर्स हैं वो कम होंगी ताकि इनकी जो स्किन है वो थिक ना हो बल्कि थिन हो, तो इसलिए इनके अंदर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम की लेयर मौजूद नहीं है। कोलेजन फाइबर्स पाए जा रहे हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं जो कि डर्मिस के अंदर मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी जो है वो बर्ड्स की स्किन की लेयर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्किन ऑफ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, लेकिन एज अ होल हम हर तरह के मैमल की बात करेंगे यहाँ पर। एज अ होल अगर हम कहें तो हमारे पास जो मैमलियन स्किन है उसके अंदर अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहले मैमल की स्किन पर हेयर भी मौजूद होते हैं। ग्रेट वैरायटी ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे आप देखते हैं सेबेशियस ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड हैं, तो जिसकी डिटेल हमने आगे डिस्कस भी करनी है। इसके अलावा हाईली स्ट्रेटिफाइड कॉर्निफाइड एपिडर्मिस। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड, एक लेयर से मिलकर नहीं बनी होती बल्कि मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। कॉर्निफाइड होती है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस होती हैं। एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर हमने कहा स्ट्रेटिफाइड है, मल्टी लेयर्ड है, कॉर्निफाइड है मतलब टफ मेम्ब्रेन है, टफ है। और इसके अलावा डर्मिस जो है वो डर्मिस इज़ मैनी टाइम्स थिकर देन द एपिडर्मिस। इनकी जो डर्मिस होती है वो एपिडर्मिस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थिक होती है। अगर हम एपिडर्मिस की ही बात कर लें तो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड मींस के मल्टी लेयर्ड, और स्केमस मतलब क्यूबिकल शेप के जो है इनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। स्क्वायर शेप के जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं। सेवरल लेयर्स होती हैं सेल की, और इसके अलावा हमें जो दिखने में नज़र आ रही होती हैं वो 2 लेयर्स हमें जो हैं वो नज़र आती हैं इनकी एपिडर्मिस के अंदर। एक होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड इज स्ट्रेटम मेल्फीजियम। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम मेल्फीजियम। ठीक हो गया स्टूडेंट। स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारे पास आउटर लेयर है, उसके बाद स्ट्रेटम मेल्फीजियम है जो कि इंटरनल लेयर है। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम को देख लें तो स्ट्रेटम कॉर्नियम को हम कहते हैं ये आउटर डेड लेयर ऑफ सेल है, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसके अंदर रैपिड सेल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं। और ये सेल्स जो हैं वो स्किन की मतलब डीपर पुश होते रहते हैं। जो नए सेल हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो नीचे की तरफ जाते रहते हैं। अल्टीमेटली जो नीचे वाले सेल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से डाई करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे सेल डाई करना शुरू कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड केराटिनाइजेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? केरेटिनाइज्ड सेल बोलेंगे, या उस प्रोसेस को हम केरेटिनाइजेशन कहेंगे। कि केराटिन की डेपोजिशन जो है वो स्किन की आउटर लेयर में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। केराटिन आपको पता है प्रोटीन है, तो जैसे जैसे केराटिन की जो है वो डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, सेल्स डाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये केरेटिनाइज्ड लेयर अब डेड हो जाती है और उस डेड लेयर को हम स्ट्रेटम कॉर्नियम का नाम देते हैं। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये केराटिन जो है बेसिकली वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, क्योंकि आपको पता है जो है वो ये प्रोटीन ऐसी है कि जो वाटर के अंदर फाइब्रस प्रोटीन है, इनसोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करती है, ताकि ओबियसली मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, तो ओबियसली ये वाटर को बाहर नहीं निकलने देगी। इसका मतलब है उस एनिमल को या उस मैमल को ये डिहाइड्रेशन से बचाएगी। उसके अलावा ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ भी जो है वो एनिमल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। प्रिवेंशन फ्रॉम डिहाइड्रेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट एडॉप्टेशन इन मैमल, के डिहाइड्रेशन से भी बचाती है। इट हेल्प द मैमल टू अडॉप्ट इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, कि एनिमल्स को ऐसे अडॉप्टेशन देती है कि वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कहा कि हमारे पास जो एपिडर्मिस है उसकी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर है वो बेसिकली उसके अंदर केराटिन की डेपोजिशन हाईली बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो केराटिनाइज्ड हो जाती है, डेड हो जाती है। और केराटिन जो है वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन से बचाती है ये लेयर। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की से भी बचाती है, और डिफरेंट जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस से भी बॉडी को बचा रही होती है। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रेटम मेल्फीजियम की बात करें, ठीक है, सेकंड लेयर हमने कहा कि हमारे पास स्ट्रेटम मेल्फीजियम है। मेल्फीजियम हमारे पास जो है वो सेकंड लेयर है जो कि कॉर्नियम के नीचे पाई जाती है। ठीक है, इस मेल्फीजियम को हम कहते हैं कि ये स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे है। कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल, इसके अंदर लिविंग सेल पाए जाते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटम मेल्फीजियम के सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करके क्या बना रहे होते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद डर्मिस की बात कर लें
ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी हुई है। केराटिनाइज सेल मेक द आउटर लेयर ऑफ द स्किन दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, थिक डर्मिस कंटेन। अब डर्मिस की बात हो रही है। डर्मिस के अंदर जो है वो थिकेस्ट पोर्शन होता है ये मैमल की स्किन का, जिसके अंदर ब्लड वेजल्स हैं, लम्फेटिक वेजल हैं, नर्व एंडिंग है, हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल मतलब जहाँ से हेयर्स ने निकलना है, स्मॉल मसल्स पाए जा रहे हैं और ग्लैंड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये डर्मिस की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसके अलावा आपको पता है जो मैमल्स हैं उनकी डिफरेंट मैमल्स की स्किन से लेदर बनाई जाती है। अगर आप देखें कि डिफरेंट जो है वो मैमल्स की स्किन से लेदर बनाई जाती है, तो बेसिकली जो लेदर बनती है वो इसी डर्मिस से बनती है। ठीक है, डर्मिस जो है वो लेदर बनाने में इन्वॉल्व है बाय स्पेशल टेनिंग प्रोसेस। ठीक है, कि इसकी लेदर बनाने के लिए इस डर्मिस की टेनिंग की जाती है, इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग की जाती है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड टेनिंग। ठीक है, उसके बाद ये तो एक एडिशनल सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आपको पता है हमारे पास जो स्किन होती है उसकी 3 लेयर्स हैं। आउटर हमने एपिडर्मिस की बात कर ली, सेकेंड इज़ डर्मिस एंड द थर्ड वन इज़ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बेसिकली डर्मिस के नीचे मौजूद होती है और इसके अंदर डिफरेंट वर्टिब्रेट की क्लासेस के अंदर डिफरेंट इसकी कंपोजिशन होती है। ब्लड वेजल्स जो हैं वो हाइपोडर्मिस से गुजर कर यहाँ पर आ रही होती हैं। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल्स। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के ग्राउंड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू आपको पता है फैट टिश्यूज़ को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्दी से बचा रहे होते हैं। आप लोग देखते हैं कि ऐसे मैमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पानी के अंदर मैमल्स रह रहे हैं जैसे वेल्स वगैरह हैं, वेल्स पानी के अंदर रहती हैं, तो ओबियसली वो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, ठंडे पानी के अंदर रह रही हैं, तो उन्हें अपने क्योंकि वो तो मैमल है, उन्होंने अपने बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज नहीं करना। उनका बॉडी का टेम्परेचर जितना ऑप्टिमम है उन्होंने उतना ही उसको मैनेज करना है। तो बेसिकली यही एडिपोज टिश्यू जिसको हम कह रहे हैं फैट टिश्यू है, ये उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द कोल्ड इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के मुताबिक तब्दील नहीं होने देते। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास स्केलेटल मसल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो स्केलेटल मसल्स हैं बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं। मैमल्स जो मूव कर रहे होते हैं वो बेसिकली इन्हीं स्केलेटल मसल्स की मदद से मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास स्किन की लेयर्स हो गई हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस की बात कर लें तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्किन जो है वो रेगुलेट करती है। इसके अंदर स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि स्वेटिंग का काम करते हैं। ठीक है, उस स्वेटिंग से जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज होता है। स्क्रीन्स आउट एक्सेसिव हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन, कि ये हमारे पास डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी सन से आ रही होती हैं वो स्किन के ऊपर जो है वो बैरियर का काम करती है। डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर उन अल्ट्रावायलेट रेज को पेनिट्रेट नहीं होने देती, बल्कि पहले वो सन जो है वो स्किन को अफेक्ट करता है, फिर जाकर वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होगा। इट मीन स्किन जो है वो बैरियर का काम कर रही होती है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज। कंटेन सेंसरी रिसेप्टर फॉर हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर एंड पेन, मतलब इसके अंदर डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो डायरेक्टली डिफरेंट सेंसेशन को सेंस करते हैं। इसके अलावा स्किन जो आपको पता है डिफरेंट रेज को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारी जो सन रेज हैं उसको विटामिन डी में भी कन्वर्ट किया जाता है। उसके अलावा स्किन के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसको हमने आगे डिस्कस करना है। ठीक है, ग्लैंड्स की बात कर लें, स्किन के अंदर जो ग्लैंड है बेसिकली 2 तरह के ग्लैंड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। पहला हमारा पास जो ग्लैंड है दैट इज़ सुडोरीफेरस ग्लैंड। सुडोरीफेरस ग्लैंड सिक्रीट स्वेट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पर्सपायरेशन। ठीक है, कि सुडोरीफेरस ग्लैंड जिसे हम स्वेट ग्लैंड भी बोलते हैं, ये जो है वो पर्सपायरेशन के थ्रू डिफरेंट तरह की आप कह सकते हैं मटेरियल को रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ स्वेट। ठीक है, और ये मुख्तलिफ आप कह सकते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। जैसे ही जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, हमारी स्किन उसको डिटेक्ट करती है हाई टेम्परेचर को, जिसकी वजह से ये स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। और स्वेटिंग के बाद जैसे ही वाटर जो है वो बॉडी के जो है वो बाहर निकलेगा स्वेटिंग के थ्रू, तो फ़ौरन से उसकी एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है एवेपोरेशन जो है वो एक कूलिंग फिनोमेना है। जैसे ही एवेपोरेशन स्टार्ट होगी तो एवेपोरेशन की वजह से वाटर जो है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक कूलिंग अफेक्ट शो होगा। एवेपोरेशन इज़ कूलिंग फिनोमेना, जिसकी वजह से एवेपोरेशन होते ही एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो बॉडी को फील होगा, जिसकी वजह से दोबारा से हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज
हो जाएगा। जैसे आप लोग गर्मियों में इस चीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जैसे ही स्वेटिंग होती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि हमारे जो एवेपोरेशन है वो एक कूलिंग फिनोमेना है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस मतलब नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कुछ स्वेट ग्लैंड्स ऐसे भी हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, जो कि फेरोमोन्स का काम करते हैं। ठीक है, फेरोमोन्स मतलब हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं कह सकते एज अ होल, अगर हम मैमल्स की बात करें, डिफरेंट मैमल्स की बात करें अदर देन ह्यूमंस, ठीक है, फेरोमोन्स उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये फेरोमोन्स क्या काम करते हैं बेसिकली? फेरोमोन्स होते क्या हैं? फेरोमोन बेसिकली एक केमिकल है जो कि एक एनिमल सिक्रीट करता है, लेकिन दूसरे एनिमल को जाकर वो अफेक्ट करता है। हार्मोन्स भी और फेरोमोन्स, अगर आप हार्मोन और फेरोमोन का डिफरेंस देखें तो हार्मोन वो चीज़ होती है जो एक ही एनिमल से रिलीज़ हो और उसी एनिमल को अफेक्ट करे, मतलब उसी के अंदर जाकर एक्ट करे, उसी के अंदर जाकर कोई ना कोई काम करे। लेकिन फेरोमोन क्या करता है कि एक एनिमल से ये रिलीज़ होता है, लेकिन किसी दूसरे एनिमल के साथ जाकर ये कम्युनिकेट करता है और उसको जाकर उसकी बॉडी के अंदर जो है जाकर ये रिएक्ट करता है। तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, फेरोमोन इज़ अ केमिकल दैट एन एनिमल सिक्रीट्स एंड दैट कम्युनिकेट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ टू गेट सर्टन बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कंडीशन आपने याद रखनी है। अभी मैंने आपको बताया कि फेरोमोन एक एनिमल से रिलीज़ होता है, दूसरे एनिमल को जाकर अफेक्ट करता है, लेकिन जो सेकंड एनिमल होगा जिस पर जाकर ये अफेक्ट करेगा वो सेम स्पीशीज़ से ही बिलोंग करता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेनी है। अब ये हम यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो फेरोमोन्स हैं बेसिकली केमिकल्स हैं जो कि डिफरेंट बिहेवियरल रिस्पॉन्स के ज़रिए से जो है वो शो करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेबेशियस ग्लैंड की बात कर लेते हैं, जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल इन द डर्मिस, दे लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट बाय सिक्रीटिंग सीबम। ठीक है, ये सीबम को सिक्रीट करते हैं और सीबम के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे ये परमिएबिलिटी बैरियर का काम करता है। सीबम जो है वो परमिएबिलिटी बैरियर मतलब डिफरेंट चीज़ों को जो है वो आसानी से परमिएबल नहीं होने देता, डिफरेंट बैरियर का काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़। उसके अलावा लुब्रिकेट भी करता है, हेयर्स को प्रोटेक्ट भी करता है, इमोलिएंट का काम करता है। एमोलिएंट मतलब स्किन को सॉफ्ट करता है, सॉफ्टनिंग एजेंट का काम करता है, एंड अ प्रोटेक्टिव एजेंट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीबम कैन आल्सो एक्ट एज अ फेरोमोन, कि ये भी फेरोमोन का काम कर सकता है। जैसे हमने सुडोरीफेरस ग्लैंड को कहा कि ये फेरोमोन का काम करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी फेरोमोन का काम कर सकता है। इसके अलावा जो है वो हमारे ये जो मैमल्स की स्किन है इनके अंदर कलरेशन के लिए पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स आर विद इन द सेल्स ऑफ एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर के ऊपर जो है वो मैमल्स की स्किन के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, हेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिसकी वजह से मैमल की स्किन को कलर मिलता है। तो आप देख सकते हैं हमारी हेयर के अंदर भी कलर होता है, हमारी स्किन के अंदर भी स्पेशल कलर होता है। अगर हम ह्यूमंस की भी बात कर लें तो हमारी स्किन के अंदर जो है वो एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेलानिन। ठीक है, मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन को कलर देता है। ठीक है, अब ये जो कलर हम अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्किन का कलर डार्क होगा, और अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो स्किन का कलर वाइटिश सा होगा। तो बेसिकली यही मेलानिन है जो कि हमारी स्किन को कलर दे रहा होता है। हमारे हेयर के अंदर भी जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स जो कि डिफरेंट मैमल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि उन्हें कलर देने का बाइस बनते हैं। इसके अलावा जो आप देखते हैं कि हमारी स्किन के अंदर डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड वेजल्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, और हेयर की बात कर लें तो चलिए पहले इसके देख लेते हैं कि ये जो पिगमेंटेशन है, ये जो कलर आए हैं जिसकी वजह से मैमल्स की स्किन को कलर मिला है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो ब्राइट स्किन के कलर के मैमल्स होते हैं, जैसे वो आप कह सकते हैं कि वो प्रीडेटर्स उसको जो है वो आसानी से ईट नहीं करते। जो ब्राइट कलर के जो है वो मैमल्स हैं, ब्राइट स्किन कलर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेनोमस, टॉक्सिक और बैड टेस्टिंग एनिमल्स। मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि विनोमस हैं, टॉक्सिक हैं, हाईली जो हैं वो टॉक्सिक हैं, उनके कलर्स भी ब्राइट होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीडेटर्स को डिस्करेज करते हैं, मतलब प्रीडेटर्स उनके करीब नहीं आते उनके ब्राइट कलर की वजह से। इसके अलावा कुछ स्किन का कलर, कुछ मैमल्स की स्किन का कलर ऐसा भी होता है जो कि उन्हें बैकग्राउंड की तरफ हाइड कर देता है, मतलब कैमोफ्लेज के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा कलर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ अपने कलर की वजह से एक दूसरे को रिकग्नाइज़ भी करती हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी कलर ये इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेटस में इन्वॉल्व हैं, सोशल मार्क्स में इन्वॉल्व हैं। तो आप कह सकते हैं कि एज अ होल इन कलर्स का बहुत ज़्यादा फंक्शन है, रोल है।
जो है वो एनिमल की सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा आपको पता है हमारी स्किन के अंदर जो है वो हेयर्स भी मौजूद होते हैं। अब ये जो हेयर है केराटिन फील्ड सेल्स होते हैं। आपको पता है हेयर के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड केराटिन, जो कि नेल के अंदर भी थी, ठीक है। केराटिन मौजूद होती है और ये बेसिकली डर्मिस से बनते हैं, ठीक है। ये जो हमारे आप कह सकते हैं कि ये जो लेयर है हमारी, ये जो एनरेक्टर पिलाए मसल्स अटैच टू द कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ द हेयर फॉलिकल सराउंडिंग द बल्ब ऑफ द हेयर रूट। के एरेक्टर पिलाए मसल्स होते हैं, बेसिकली स्मूथ मसल्स हैं जो कि इनवॉलेंट्री हैं। ये अटैच होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ हेयर फॉलिकल। सपोज़ हम कहते हैं कि ये हमारा स्किन के अंदर से हेयर निकल रहा है, तो हेयर जहाँ से ओरिजिनेट होगा उस जगह को हम बोलेंगे हेयर फॉलिकल। जैसे हमने कहा था फैदर जहाँ से ओरिजिनेट होता है दैट इज़ कॉल्ड फैदर फॉलिकल बर्ड्स के केस में। उसी तरह से जहाँ से जिसके पार्ट से या जिस जगह से हमारा स्किन के अंदर जो है वो हेयर ओरिजिनेट हो रहा होता है उस जगह को हम हेयर फॉलिकल का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये जो हेयर फॉलिकल है, सपोज़ हम कहते हैं कि ये स्किन है, ये हेयर फॉलिकल है और ये हेयर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पर मसल्स अटैच होते हैं दैट आर कॉल्ड एरेक्टर पिलाए मसल्स, ठीक है, एरेक्टर पिलाए मसल्स। अब ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट नज़र आ रहा है हेयर का दैट इज़ कॉल्ड हेयर शेफ्ट, इसको हम हेयर शेफ्ट बोलते हैं, जो कि आपको स्किन के बाहर की तरफ जो पार्ट नज़र आ रहा होता है हेयर का दैट इज़ हेयर शेफ्ट, और जो अंदर की तरफ स्किन के अंदर की तरफ जो है वो एम्बेडेड होता है दैट इज़ कॉल्ड हेयर रूट, ठीक है। जो एम्बेडेड होता है स्किन के अंदर दैट इज़ कॉल्ड हेयर रूट। अगर सपोज़ मैं दोबारा से बना दूँ, ठीक है, ये स्किन है, ये हेयर बाहर की तरफ निकल रहा है, ये है हेयर फॉलिकल, ये है एरेक्टर पिलाए मसल्स दैट इज़ शेफ्ट, ठीक है, और ये जो है वो हेयर रूट है, अंडरस्टैंड। उसके अलावा हम कहते हैं ये जो एरेक्टर पिलाए मसल्स हैं ये स्मूथ मसल्स होते हैं। इट इज़ अटैच टू द शीथ ऑफ हेयर फॉलिकल, दिस शीथ इज़ कम्पोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, के ये जो शीथ है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। दिस शीथ सराउंड द बल्ब ऑफ रूट हेयर, कि ये हेयर रूट को सराउंड कर रही होती है। जैसे ही मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो फॉलिकल पुश हो जाता है, पुल हो जाता है, मतलब जैसे ही ये एरेक्टर पिलाए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फॉलिकल पुल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हेयर है वो बिल्कुल इस तरह से सीधा एरेक्ट हो जाएगा बॉडी की स्किन के ऊपर। इस प्रोसेस को हम गूज बम्प्स बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी शॉक की कंडीशन में या बहुत ज़्यादा खुशी की कंडीशन में हमारे जो स्किन के हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एरेक्ट हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड गूज बम्प्स, ठीक है, ह्यूमन के केस में। तो ये जो गूज बम्प्स हैं ये किस कंडीशन में होते हैं कि जब जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक की कंडीशन है या कोई जो है वो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुशी की कंडीशन है, उस सूरत में भी हो सकता है। और इस जो एरेक्शन ऑफ हेयर है इसके दो एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। अगर हम एज अ होल मैमल की बात करें, द एक्शन ऑफ वार्म्स दिस एक्शन वार्म्स द बॉडी इन अदर मैमल, के यही जो एक्शन है कि जिसमें एरेक्शन ऑफ हेयर होता है ये अदर मैमल्स की बॉडी को वार्म कर देता है, गर्म कर देता है। एयर इज़ फील्ड बिटवीन हेयर, दिस एयर एक्ट एज एन इंसुलेटिंग लेयर बिटवीन द एरेक्ट हेयर एंड स्किन, के मतलब ये हवा भर जाती है जिस प्रोसेस की वजह से वार्म मिलता है, मतलब हीट मिलती है बॉडी को। उसके बाद सम एनिमल्स फ्राइटन एंड एरेक्ट देयर हेयर, जैसे आप लोगों ने कैट्स में ये प्रोसेस देखा होगा कि जब वो किसी गुस्से में हो या फ्राइटिंग की कंडीशन में हो या किसी प्रीडेटर के साथ मुकाबला कर रही हों तो उस सूरत में ये अपने बालों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लफ़ी सा बना लेती हैं, बहुत ज़्यादा एरेक्ट कर लेती हैं अपने हेयर्स को। तो उस कंडीशन को हम यही कहेंगे कि उनके अंदर ये एरेक्टर मसल्स जो हैं वो एरेक्टर पिलाई के जो मसल्स हैं वो एरेक्ट हो चुके हैं। इट मेक्स देम लार्जर, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लार्जर सी नज़र आती हैं, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर है वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि वो डर के भाग जाता है, वो अटैक उसके ऊपर नहीं करता। ठीक हो गया। तो ये इसके जो है वो हेयर का जो है वो स्ट्रक्चर था। उसके बाद नेल्स की बात करते हैं। लास्ट हमारे पास जो मसल्स का इनके जो मैमल्स की स्किन है उसके अंदर स्ट्रक्चर है दैट इज़ नेल्स। नेल्स जो है वो मॉडिफिकेशन है एपिडर्मिस की। नेल्स आर फ्लैट हॉर्नी प्लेट्स ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स मतलब ये जो फिंगर्स होती हैं हमारी या टोज़ होते हैं प्राइमेट्स के। प्राइमेट्स मतलब जो ह्यूमन बींग्स इसके अंदर आते हैं। टोज़ और फिंगर्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो डिस्टल सेगमेंट्स के ऊपर हॉर्नी प्लेट्स पाई जाती हैं दैट आर कॉल्ड नेल्स। अदर कैरेटनाइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ मैमलियन स्किन्स आर हॉर्न्स। जैसे आप लोग हॉर्न्स देखते हैं
ठीक है, जिस नोट टू बी कन्फ्यूज विद बोनी एंटलर्स। एंटलर्स बेसिकली डियर की जो फैमिली होती है ना, हिरन की, उनके अंदर आप लोग देखते हैं कि इस तरह से 12 सिंगा जो आप लोग, उसके अंदर तो जो एंटलर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड उनके जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे आप सींग कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम एंटलर कहेंगे। लेकिन अगर सिंगल है, जैसे आप लोग गोट्स वगैरह में देखते हैं, कैटल वगैरह में देखते हैं, तो उनके अंदर सिंगल जो है वो हॉर्न पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हॉर्न। ठीक है, और ये हॉर्न कंटिन्यूस ग्रो करता है, ये कभी भी शेड नहीं होता। लेकिन जो एंटलर के हॉर्न्स होते हैं वो जो है वो ग्रो तो करते हैं लेकिन वो शेड हो जाते हैं टाइम टू टाइम और फिर दोबारा से रीग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपने दोनों अलग अलग है चीज़ें हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना। इसके अलावा बालीन प्लेट्स ऑफ टूथलेस वेल्स। वेल्स आपको पता है मैमल्स हैं। वेल्स के अंदर एक जो है वो उनके माउथ के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बालीन प्लेट। सपोज़ अगर ये वेल का माउथ है तो उसके अंदर, माउथ के अंदर इस तरह से एक जो है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो कि इसे फ़िल्टर फीडिंग का काम भी देता है। मतलब डिफरेंट फूड मटेरियल को फ़िल्टर करके ये खाती भी हैं और उसको क्रशिंग का काम भी करता है। बालीन प्लेट जिसे हम नाम देते हैं, और इन्हें बालीन वेल्स भी कहा जाता है। बालीन वेल्स या ऐसी वेल्स जिनके अंदर बालीन प्लेट्स पाई जाती हैं उन्हें हम बालीन वेल्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो हैं वो एपिडर्मल मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर नेल्स भी आ जाते हैं, क्लॉज आ जाते हैं, हूव्स आ जाते हैं। हूव्स जिसे आप लोग देखते हैं ना घोड़ों में होते हैं, डंकीज़ वगैरह में उनके जो पाँव होते हैं ना, उनके इस तरह से फुट में इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड हूव। ठीक है, हूव्स भी हैं। इसके अलावा बालीन प्लेट जैसे हमने वेल्स के अंदर देखी, तो ये सारी की सारी जो हैं वो एपिडर्मल मॉडिफिकेशन है मैमल्स के अंदर। होप सो स्टूडेंट्स, ये मैमल्स की स्किन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये एपिडर्मिस मौजूद है, डर्मिस है, फैट की डेपोजिशन है, स्वेट ग्लैंड मौजूद हैं। ठीक है, पोर्स हैं जहाँ से स्वेट रिलीज़ होगा, फिर उसकी एवेपोरेशन होगी और टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा। ये हेयर जहाँ बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर इरेक्टर पिलाई मसल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये हेयर फॉलिकल है, ब्लड वेजल्स मौजूद हैं, नर्व्स हैं, ऑयल ग्लैंड जिसे हमने सेबेशियस ग्लैंड कहा, तो ये स्वेट ग्लैंड है जिसे हमने सुडोरीफेरस ग्लैंड कहा। तो ये हर तरह की जो है वो स्किन के इसके अंदर पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे कीजिएगा। ये हमारा जो है वो इस चैप्टर का पहला टॉपिक था, दैट इज़ इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनवर्टिब्रेट्स को भी डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ तक आपका जो है वो एक टॉपिक इस चैप्टर का मुकम्मल हो जाता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।